दे कैन हैव सेशन ऑफ 40 मिनट्स प्रॉपर, वो मुझसे स्लॉट ले सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ, जस्ट टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड्स नीड कि क्या वाकई में इशू है या नहीं है। अगर हमें उस कंसल्टेशन में लगता है दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, बच्चा ऑटिज्म की तरफ जा रहा है या किसी और डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो हम फिर फर्दर प्लान कर लेते हैं हिस्ट्री टेकिंग के सेशंस। क्या सिम्टम्स होते हैं, वो बिहेवियर कैसा होता है? ऑटिज्म जो है ना वो हम ये इस डिबेट में फंसे रहते हैं कि ये एक डिजीज है, ये एक डिसऑर्डर है। बच्चों की जो ब्रेन की वायरिंग है इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। इवन हम ऑटिज्म के ही बच्चों की भी बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे जैसा होगा, उनके आपस में भी सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं। और जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं बस ऐसा ही है कि हम उनको फिर जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है उतना बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने मुझसे खुद राबिता किया और उन्होंने कहा कि वो खिदमत खल्क के लिए जो काम करना चाहती हैं उसको लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फ्री ऑफ चार्ज काम कर रहा है और वो चाहता है कि वो आवाम तक पहुंचे, लोग उससे फ़ायदा उठाएं। तो मेरे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमना जिलानी साहिबा हैं। वो करती क्या हैं? वो बेसिकली बच्चों की साइकोलॉजी पे काम करती हैं और पेरेंट्स को बताती हैं कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, और ये वाले सेशंस इसके लिए वो कुछ चार्ज नहीं करती। तो ऐसे जो तमाम वालिदैन हैं, ख़ासतौर पर माएँ जिनके बच्चे चैलेंज्ड हैं, उनके लिए आज का पॉडकास्ट बहुत मुफीद होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आप आमना साहिबा से राबिता भी कर सकते हैं, टेक्निक्स जान सकते हैं, ख़ुद अगर आप डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले गए हैं तो उसको हल कैसे करना है वो सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। आमना, सबसे पहले तो वेलकम के साथ साथ मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इतना अच्छा काम कर रही हैं और उसमें आपको कोई रिटर्न के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे आ जाएं, ऐसा हो जाए। ये कैसे आपने ये सोचा? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये दैट्स बिकॉज ऑफ माई फादर, आई मस्ट से, क्योंकि ये उन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव था। मैं काम कर रही थी एजुकेशनल कंटेंट पे और मैं हेल्प आउट भी करती थी, सेशंस भी ले रही थी, बट वन डे ही सेड के ये क्यों नहीं करती हो कि इसको ऑनलाइन करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और जो पेरेंट्स नहीं जा सकते, बिकॉज पाकिस्तानी सोसाइटी में थेरेपी इज़ वेरी एक्सपेंसिव ना पाकिस्तान में, तो वो बहुत से लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो मेरे फादर ने ये मुझे आइडिया दिया एंड सेकेंडली माई हस्बैंड सपोर्टेड मी और स्टिल ही इज सपोर्टिंग इन एवरी फील्ड, इन एवरी स्टेप। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट। और फिर आपने बच्चों की फील्ड को ही क्यों चुना कि ऐसे बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके साथ आप काम करें, उनके पेरेंट्स के साथ काम करें? अच्छा, शुरू में तो आई मस्ट से दैट वाज एक्सीडेंटल, बिकॉज मैंने जो इंटर्नशिप स्टार्ट की थी वो मैंने चाइल्ड में की थी और दैट वाज वेरी टफ, बिकॉज एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम करना, सवियर लेवल के ऑटिस्टिक के साथ, जो कि मुझसे पावर में भी 10x ज़्यादा है, उसको हैंडल करना, टेंट्रम्स को, ADHD के बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट था। उस टाइम पे सोचा था स्विच कर जाऊंगी एडल्ट में, बट वो उसको जब मैं एंड तक लेके आई वो इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो जो कनेक्शन था उन बच्चों के साथ, वो आई गेस कहीं ना कहीं इस सब की रीज़न की वजह है। अब ऐसे बच्चों को डील करना, उनको ट्रीट करना, उनकी थेरेपी करना कितना आपके लिए मुश्किल होता है? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस। मतलब बहुत ज़्यादा आपको सब्र करना पड़ता है, और सब्र इन अ सेंस के विद एक्यूरेसी, कि आपने अपनी थेरेपी की जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, उन्हीं के अंदर रहते हुए बच्चे को लेके चलना और इस तरह से लेके चलना कि उनके बिहेवियर में एक मेजर शिफ्ट आए, उसको एक बेनिफिशियल हो उसके लिए थेरेपी। ये बहुत डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में, लेकिन ऑब्वियसली आप जिस तरह टाइम के साथ साथ काम करते हैं, इट्स बीन 5 years नाउ, तो अब ये है कि अब इट्स एन ईजी थिंग फॉर मी। बट फिर भी ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों के बिहेवियर में कुछ अलग होता है, बर्ताव अलग करते हैं, बहुत हाइपर भी हो जाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को ट्रेन करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, आप जो कर रही हैं। ये सिलसिला कब से शुरू किया? पेरेंट्स आपसे राबिता कैसे करें? सेशन कब तक चलते हैं और क्या हेल्पफुल हो रहा है ये पेरेंट्स के लिए? हेल्पफुल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है। इतने पेरेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा माएँ हैं, अभी तक टिल डेट वो मुझसे कांटेक्ट करती हैं कि हमारे फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे, लाइक वो कह रहे हैं कि बच्चे को कोई इशू नहीं है, बस ये बिगड़ा हुआ है लाड प्यार में, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, या फिर तुम्हें हैंडल नहीं करना आ रहा, तुम गलत कर रही हो। तो जब माएँ देखती हैं कि उनको किसी ना डॉक्टर के पास भी लेके जाने नहीं देते, या साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, तो ऐसी माएँ जब मुझसे रब्ता करती हैं और वो बताती हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते, तो यहाँ पे भी मेरा प्लेटफॉर्म उन्हें हेल्प करता है। लाइक फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन रूम आप एक प्रोफेशनल एडवाइस भी नहीं, हेल्प ले सकती हैं, जिसमें आपको ये टेंशन नहीं है कि अगला बंदा मुझे गलत मशवरा दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि
उनको काउंसिल करना बहुत ईजी होता है। अब पहले मुश्किल था, लेकिन अब ये है कि मदर्स खुद चाहती हैं, और यू कैन अंडरस्टैंड कौन सी माँ ये नहीं चाहेगी कि उनका बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। यहाँ बहुत सारे सवालात होते हैं उनके जहन में कि क्या कोई प्रॉब्लम है भी है कि नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ तरबियत की वजह से है, पेरेंटिंग में बहुत लैग कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात। तो जब वो कंसल्टेशन लेते हैं, और कंसल्टेशन में होता ये है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से मदर्स को भी बताऊं कि वो इजी हो सकें इस चीज़ को लेके, कि सिर्फ 1-2 वॉइस नोट की बात नहीं होती। दे कैन हैव सेशन ऑफ 40 मिनट्स प्रॉपर। वो मुझसे स्लॉट ले सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ, जस्ट टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड्स नीड, कि क्या वाकई में इशू है या नहीं है। अगर हमें उस कंसल्टेशन में लगता है दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, बच्चा ऑटिज्म की तरफ जा रहा है या किसी और डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो हम फिर फर्दर प्लान कर लेते हैं हिस्ट्री टेकिंग के सेशंस, और उसके बाद चलते चलते नेक्स्ट जो है वो हम डायग्नोसिस पे आते हैं। उसमें जहाँ तक ऑनलाइन पॉसिबल होता है हम वहाँ करते हैं, नहीं हो पाता तो हम रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, मैं उनको रेफ़र करके भेज देती हूँ, और जब वो करवा के आती हैं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम थेरेपी और पेरेंटिंग की तरफ जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनके लिए एक सवाल आमना मैं पूछना चाहती हूँ कि ऑटिज्म क्या होता है, और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म की तरफ जा रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली, या उनमें कुछ ऐसी अलामात हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो बिहेवियर कैसा होता है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि ऑटिज्म जो है ना वो हम ये इस डिबेट में फंसे रहते हैं कि ये एक डिजीज़ है, ये एक डिसऑर्डर है। एक्चुअली वो बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों की जो ब्रेन की वायरिंग है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। इवन हम ऑटिज्म के ही बच्चों की भी बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे जैसा होगा। उनके आपस में भी सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो इट्स अ कंडीशन यू कैन से जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता। अच्छा, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनके माइलस्टोन में ही आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चा लेट चलना शुरू करेगा, और स्पीच डिले बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा होता है, उसके अलावा फिक्सेशंस हो जाती हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं बच्चों की, और बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और सबसे एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म से रिलेटेड, जो दैट्स वाई आई एम हेयर टू हेल्प मदर्स, के कुछ चीज़ें होती हैं जो आप रैंडमली नेट से इधर उधर से पढ़ के आप समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, बट डीप डाउन एक ऑटिस्टिक बच्चे की जो नीड्स हैं वो कहीं आगे हैं उससे। अब इन बच्चों को सेंसरी इश्यूज आ रहे होते हैं रिलेटेड टू 5 सेंसेस, वो कुछ भी हो सकते हैं, हेयरिंग से रिलेटेड हो सकता है, टच से रिलेटेड टेक्टाइल इश्यूज आ रहे होते हैं, टेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, और भी बहुत सारे होते हैं जो पेरेंट्स को पता ही नहीं होते कि ये भी इशू है। पूछो तो पता चलेगा कि बच्चे को शोर से इशू होता है, या पिकी ईटर है, या फिर कुछ चीज़ चबाता है, च्यू करता है। तो जब इन डिटेल बात करते हैं पता चलता है कि ये तो सेंसेस से रिलेटेड है। बाज़ औक़ात विजन से रिलेटेड सेंसरी इश्यूज आ रहे होते हैं जो कि हम बहुत निगलेक्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, और बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में एंगेज हो रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी वो जो सेटिस्फेक्शन है वो ले रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी आपको पता चलेंगी जब आप एक एक्सपर्ट से बात करेंगे। और जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, बस ऐसा ही है कि हम उनको फिर जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है उतना बेहतर होता है। ऐसा है कि 2.5 साल से अबव जो भी बच्चा है, हम उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं और फिर डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। और एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए ना, तो ऑटिज़म में जो है वो थेरेपी, अर्ली थेरेपी यही बेनिफिशियल होती है। जितना आप लेट करेंगे बच्चे वो बिहेवियर्स को लर्न कर लेते हैं, और फिर उन्हें अनलर्न करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द थेरेपिस्ट।